हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखें कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। अल्टरनेटिंग करंट बोलो या एसी, अल्टरनेटिंग करंट, या हम क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में एसी, कि एक्चुअल में एसी जो है वो होता क्या है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लो, देखो एक ग्राफ के थ्रू पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ये टाइम के लिए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है हमें कि जो करंट है इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बार बार। ठीक है भाई, पहले यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, ये मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ बढ़ा। ठीक है, बढ़ने के बाद फिर घटने लग गया, फिर नेगेटिव में चला गया, फिर नेगेटिव में बढ़ने लग गया। मतलब कि इसका एक तो मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, और डायरेक्शन जो है वो पीरियड वाइज चेंज हो रही है। ठीक है, डायरेक्शन मतलब यहाँ पर इसे टाइम लगा अगर टी, तो ये t/2 पीरियडिकली टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। तो हम डेफिनेशन के टर्म में अगर बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट हम किसे कह सकते हैं? करंट हुज magnitude changes continuously but direction changes periodically। जिसकी डायरेक्शन पीरियड के वाइज चेंज हो, ठीक है ना, और करंट जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो, इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, यहाँ पर ये जो वैल्यू ये कवर कर रहा है, ये वाली, इसको हमने नाम दे दिया आई नोट। ठीक है, ये आई नोट जो है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीक वैल्यू को। पीक वैल्यू, या क्या बोल सकते हो कि ये जो चीज़ है ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू को बता रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो फिर से समझो कि करंट, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। देखो यहाँ था, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हाईएस्ट कवर किया, उसके बाद घटने लग गया, फिर नीचे की तरफ घटने लग गया इसी तरह से। ठीक है, फिर नीचे की तरफ से बढ़ने लग गया। मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है बार बार। ठीक है, और डायरेक्शन इसकी जो है पीरियडिकली चेंज हो रही है कि हाफ टाइम में पॉजिटिव डायरेक्शन, फिर हाफ टाइम में नेगेटिव डायरेक्शन, फिर अगले हाफ टाइम में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरह से चेंज होगा। तो ये हमारा कौन सा करंट होता है? अल्टरनेटिंग करंट। तो हम लिख सकते हैं इट इज गिवन बाय, ये इक्वेशन अगर आपको याद हो तो हमने डिराइव की थी, I = I नोट साइन ओमेगा टी, वेयर जो I नोट है ये हमारा I नोट किसको बता रहा है? I नोट हमारा पीक वैल्यू बता रहा है, या हम क्या कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की। करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू उसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है? I नोट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट की तरह ही हमारे पास एक और आता है अल्टरनेटिंग EMF। अल्टरनेटिंग EMF बिल्कुल सेम बात है, ये EMF के बारे में बात करेगा, वो करंट के बारे में था। तो डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? EMF whose magnitude changes continuously but direction changes periodically is known as alternating EMF। बिल्कुल इसी की तरह। ठीक है, इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज़ को। ये टाइम के लिए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ EMF। ठीक है, स्मॉल ई या कैपिटल ई जिस पे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो। यहाँ के लिए टाइम लगा t, तो यहाँ पर लगा t/2। वही चीज़ हो गई कि EMF बढ़ रहा है। ठीक है, सडनली एक हाईएस्ट वैल्यू आई, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया E नोट। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं इट इज़ गिवन बाई, इक्वेशन इसकी भी अगर आपको याद हो तो हमने निकाली थी E = E नोट साइन ओमेगा टी, वेयर E नोट जो है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीक वैल्यू बोल दो और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। क्लियर है इतनी सी बात? अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग EMF। ठीक है,
इसके बाद एक इम्पोर्टेंट सी हम बात कर लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में 1 मार्क में भी पूछी जा सकती है, और वैसे भी अगर जर्नल तरीके से हम देखें तो वहाँ पर भी हमारी इम्पोर्टेंट है। इस बात को नोट कर लें। द जर्नल वोल्टेज इन इंडिया, इंडिया में जो जर्नल वोल्टेज होती है वो क्या होती है, 220 वोल्ट, ठीक है, और 50 हर्ट्ज़। वोल्टेज 220 वोल्ट होती है और 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या है कि अगर आप सिंपल सी बात करो फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, पर सेकेंड। या आप ऐसे बोल दो कि ये एक रोटेशन कंप्लीट 1 सेकेंड में ये कितनी बार रोटेशन करता है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो इंडिया में जो करंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़, मतलब ये 1 सेकेंड में 50 टाइम्स ये रोटेशन करता है, ये पूरी साइकिल कवर करता है। पूरी साइकिल कवर करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट करता है, ये चलता हो यहाँ तक कंप्लीट साइकिल, इसके बाद फिर अगली साइकिल, फिर अगले साइकिल, तो 1 सेकेंड में 50 टाइम्स ये साइकिल को कवर करता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें जर्नल वोल्टेज इन यूएसए, तो वहाँ की होती है 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज़, ठीक है। 110 वोल्ट होती है और 60 टाइम्स वो जो है वो कवर करता है रोटेशंस को 1 सेकेंड में, ठीक है। तो अभी अगर आपने कई बार नोट किया होगा कि हमारे इंडिया में जो भी हम इक्विपमेंट खरीदते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल सामान हम खरीदते हैं, उनके ऊपर मार्किंग आती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडिया में जो अमेरिका की कोई भी डिवाइस है, जैसे चार्जर की अगर हम बात करें, उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो वो क्या है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि यहाँ की फ्रीक्वेंसी और वहाँ की फ्रीक्वेंसी साथ ही में वोल्टेज में डिफरेंस है। दैट्स वाई वो चार्जर जो है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आकर ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं डायरेक्ट करंट, या हम क्या बोलते हैं, डीसी, डायरेक्ट करंट, ठीक है। और दूसरा हम इसको बोल सकते हैं स्टेडी करंट, स्टेडी करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या बताता है कि वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है। डायरेक्ट करंट की ना तो डायरेक्शन चेंज होती है, ना ही उसका करंट चेंज होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम। मतलब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कुछ इस तरह से, ये टाइम के लिए, और इसको आप ईएमएफ के अकॉर्डिंग समझो या करंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलता है। कहने का मतलब टाइम तो कंज्यूम हो रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, लेकिन करंट में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा, साथ ही उसकी डायरेक्शन में भी कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा। तो ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन में अगर हम बात करें या मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं होता टाइम के साथ में, वो हमारा कौन सा होता है, डायरेक्ट करंट। इसकी अगर बात की जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट, तो फ्रीक्वेंसी इसकी जो है वो कितनी होती है, 0 हर्ट्ज़। वहीं पर अगर टाइम पीरियड की बात की जाए, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आपको पता होगा क्या होगा, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/0। दैट मीन्स ये जो टाइम पीरियड जो होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट करंट और स्टेडी करंट। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, डायरेक्ट करंट। ये सब बातें सिंपल से होने के बाद अब हम बात कर लेते हैं एवरेज वैल्यू, या हम बोले मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू, और हम बोले मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एसी की एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन टर्म को समझते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, तो देखो, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which would generate same amount of charge as it generated by alternating current in the same circuit for हाफ टाइम पीरियड। देखो क्या कह रहा है कि स्टेडी करंट की वो वैल्यू
जो उतनी ही मात्रा में चार्ज वहाँ पर जनरेट करे एक सर्किट में, जितनी मात्रा में अल्टरनेटिंग करंट ने अपने हाफ टाइम पीरियड में जनरेट किया था जितना चार्ज। तो सिंपल सी एक बात देखो, हम समझने की, इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। लेट ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और इसके पास कोई एसी सोर्स लगा हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है, एसी सोर्स लगा हुआ। मान लिया कि आई करंट फ्लो होने पर इसने जो चार्ज किया हाफ टाइम में, ठीक है, T/2 टाइम में इसने Q चार्ज जनरेट किया, QAC, ठीक है, ये हमारी बात होगी। अब हम क्या करेंगे, इस एसी सोर्स को तो हम रिमूव कर देंगे इस कंडक्टर में और यहाँ पर कोई हम डायरेक्ट करंट सोर्स लगा देंगे, डीसी सोर्स, ठीक है, डीसी सोर्स लगाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करंट की वैल्यू को इतना चेंज करते जाएंगे, धीरे 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 इतना चेंज करते जाएंगे कि यहाँ हमें जितने अमाउंट में अल्टरनेटिंग करंट में चार्जेस मिले थे उतने ही अमाउंट में हमें किस में मिल जाए, डायरेक्ट करंट के लिए चार्जेस मिल जाए, ठीक है। तो जितने करंट पर जाकर ये चार्जेस हमें प्रोवाइड होंगे उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मीन करंट बोल देंगे, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। मीन करंट किसको बोलेंगे की बात समझो कि एसी सोर्स के हाफ टाइम पीरियड में जितने चार्जेस ऑब्टेन हुए उतने ही चार्जेस डीसी करंट में जितने टाइम पीरियड में, या हम कहें जितने करंट पर वो चार्जेस हमें मिले या प्रोड्यूस हो जितने टाइम पर, वो क्या कहलाएगा, वो उसका मीन करंट कहलाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके डेरिवेशन की, ठीक है। तो डेरिवेशन देखते हैं अभी हम इसका। डेरिवेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ऐसे, लेट dq बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, dq बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, कितने टाइम के लिए, इन स्मॉल टाइम dt टाइम में dq चार्जेस ऑब्टेन हुए। तो अब हमें ओम्स लॉ से एक बात पता है, ओम्स लॉ से नहीं सॉरी, अगर हम सिंपल करंट की डेफिनेशन से बात करें, I इज इक्वल्स टू Q/T, और अगर चार्जेस है dq और टाइम है dt तो I इज इक्वल्स टू dq/dt होगा हमारा। यहाँ से अगर हम dq की वैल्यू लिखना चाहें तो dq इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I dt। बट हमें क्या पता है, I को हम क्या लिख सकते हैं, I0 साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे तो dq इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी dt, ठीक है। ये हो गया हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब हमें निकालना है कंप्लीट कितना चार्ज होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। तो इधर जो इंटीग्रेशन वो हमारा कहाँ से होगा, 0 to Q के लिए इंटीग्रेशन होगा। वहीं पर अगर हम इधर बात करें I0 साइन ओमेगा टी dt की, तो ये कितना होगा, हाफ टाइम पीरियड की बात करी थी, तो 0 से हाफ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T/2 तक ये हमें फाइंड आउट करना है हाफ टाइम पीरियड में कितना होगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन तो अगर हम सिंपल सोल्व करते हैं तो Q 0 to Q, I0 हमारा कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, ओमेगा, लिमिट 0 to T/2, ये हमें मिलेगा Q-0। और इधर की अगर हम बात करें I0 माइनस हम बाहर ले लेते हैं, ओमेगा हम बाहर ले लेते हैं, ये वाली बात हमें कितनी मिलेगी, कोस ओमेगा टी 0 to T/2। तो ये Q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ I0 बाई ओमेगा, ठीक है। अभी लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कोस ओमेगा T/2 माइनस कोस ओमेगा 0, दैट मीन्स माइनस ऑफ I0 ओमेगा। अभी अगर हम बात करें ओमेगा T/2, तो सिंपल आपको एक बात पता है, एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर रखी है। अगर हम सिंपल सी एक बात करें, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf, ठीक है। और f को हम क्या लिख सकते हैं, 1/t, ठीक है, 2π/t। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें ओमेगा T/2 हमें किसके इक्वल मिलेगा, पाई के इक्वल। तो ओमेगा T/2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, पाई। तो ये हमारा कितना हो गया, कोस पाई, माइनस ऑफ कोस ओमेगा को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। अभी अगर हम बात करें कोस पाई, दैट मीन्स कोस 180, जो कि हमारा कितना होता है, -1, और कोस 0 हमारा कितना होता है, 1। ये हमें कितना मिला, माइनस ऑफ I0 अपॉन ओमेगा माइनस ऑफ 2, दैट मीन्स ये जो ओवरऑल हमें कितना मिला, ट्वाइस ऑफ I0 बाई ओमेगा, ये हमें क्या मिला, Q, ठीक है। ये अगर हम सिंपल बात करें तो एक्चुअल में ये मिला क्या हमें, QAC, अल्टरनेटिंग करंट के लिए हमें मिला है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं कि ये हमें क्या मिली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
हमें निकालना क्या है, मीन, और मीन कब निकलेगा, जब डीसी पे वो करंट फ्लो करवाया जाएगा उतनी मात्रा में जितने चार्जेस हमें चाहिए, वो वाली बात अगर हम करेंगे। तो अब अगर हम डीसी के लिए बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखो लेट आई एम, मीन के लिए मान लेते हैं हम, आई एम बी द वैल्यू ऑफ, आई एम बी द वैल्यू ऑफ डीसी which would generate same amount of charge। ठीक है, तो सिंपल सी एक बात हमें क्या पता है, Q इज इक्वल्स टू आई टी होता है। ठीक है, अभी बात हो रही है डीसी करंट के लिए, तो क्यू डीसी करंट को आपने क्या नाम दिया है, आई एम, और टाइम कितना, हाफ टाइम में, हाफ टाइम दैट मीन्स टी बाई 2, ये हो गया, इसको नाम दे दो भाई, ये हमें क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या कर दे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दे, यही तो कहा है कि एसी और डीसी के चार्जेस जो हैं वो बराबर होने चाहिए। तो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डेफिनेशन में क्या कहा था कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों के चार्जेस क्या होने चाहिए, बराबर। तो दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो क्यू ऑफ डी सी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, क्यू ऑफ ए सी, डीसी की वैल्यू आई एम टी बाई 2, एसी की बात करें तो ट्वाइस ऑफ आई नॉट बाई ओमेगा। अब इस ओमेगा को फिर से हम कन्वर्ट कर देते हैं, ओमेगा को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ओमेगा देखो, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी, तो यहाँ से आई एम टी अपॉन 2 ट्वाइस ऑफ आई नॉट, ओमेगा को क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई टी, वो चला जाएगा हमारा ऊपर। ठीक है, तो ये t से t कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स आई एम जो हमें मिला, कितना मिला, ट्वाइस ऑफ आई नॉट बाई पाई, ये हमें क्या मिला, मीन करंट। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम आगे पाई की वैल्यू पुट करके रिजल्ट निकालें, ठीक है, न्यूमेरिकल अगर वैल्यू निकालें तो आई एम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आई नॉट डिवाइडेड बाई 3.14। अब एक बात ध्यान देना कि ये जो पाई है ये विदाउट एंगल, यहाँ पर कोई कोसाइन किसी एंगल की बात नहीं हो रही, दैट्स वाई हमने 3.14 यूज़ किया। इससे पहले जो हमने पाई यूज़ किया था ये किसी एंगल के रेस्पेक्ट में बात हो रही थी, इस वजह से इसको कितना यूज़ किया था, 180। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे, पूरे को डिवाइड करेंगे, तो ये जो रिजल्ट है ओवरऑल हमें मिलेगा 0.637 आई नोट। मीन जो करंट है वो हमें क्या मिला, 0.637 आई नोट। तो ये हमारा क्या आ गया, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है, बिल्कुल इसी की तरह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, बिल्कुल इसी की तरह, बस करंट की जगह क्या यूज़ करना है, हमें क्या यूज़ करना है, ईएमएफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कर लेते हैं मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। फिर से वही बात, डेफिनेशन सिंपल से अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज that value of steady EMF, ठीक है, which would generate same amount of charge as it generated by alternating EMF in the same circuit for half time period। बिल्कुल वही बात कर रहा है कि इस बार क्या करना है कि स्टेडी ईएमएफ उतने ही अमाउंट में चार्जेस जनरेट करे जितना कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ अपने हाफ टाइम पीरियड में जनरेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसके डेरिवेशन की बात करें, डेरिवेशन को अगर हम देखें तो देखो, लेट यहाँ पर हम मान लेते हैं डी क्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल टाइम डी टी। तो यहाँ पर I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी, और हमें क्या पता है उमला से I को हम क्या लिख सकते हैं, E बाई आर, दैट मीन्स डी क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो गया, E बाई आर डी टी।
ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। ये सारी चीज़ें हमने पहले से पढ़ी हुई हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इम्प्लाइज दैट डी क्यू हमें कितना मिल जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर डी टी, ठीक है। तो ये हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिल गया, चार्जेस मिल गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंप्लीट चार्जेस चाहिए, उसके लिए क्या करें, इंटीग्रेशन। तो क्या कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी क्यू 0 टू क्यू, इधर क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाई आर। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, 0 टू टी बाई 2। हाफ टाइम पीरियड की बात करी थी तो हाफ टाइम पीरियड के लिए यही होगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, ये हमारी वैल्यू हो गई। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू लिमिट 0 टू क्यू, ई नोट बाई आर हमारा कॉन्स्टेंट है। साइन ओमेगा टी का अगर हम करते हैं इंटीग्रेशन तो माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा और लिमिट 0 टू टी बाई 2। इसको अगर आगे सोल्व करते हैं तो क्यू माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ई नोट बाई आर, ओमेगा हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या हो गया, कोस ओमेगा टी और लिमिट 0 से टी बाई 2 तक। इस चीज़ को अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो Q इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई नोट बाई आर ओमेगा और वैल्यू पुट कर दो, कोस ओमेगा टी बाई 2 माइनस कोस ओमेगा 0, माइनस ऑफ ई नोट बाई आर ओमेगा, अगेन ओमेगा टी बाई 2 पाई लिख सकते हैं। कैसे लिखा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ और एफ को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टी। तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कोस पाई माइनस ऑफ कोस, ये कितना हो गया 0, माइनस ऑफ ई नोट आर ओमेगा। ये चीज़ हमें कितनी मिली, कोस पाई की वैल्यू -1, कोस 0 की वैल्यू -1। दैट मीन्स ये वाली जो कंप्लीट वैल्यू हमें कितनी मिली, माइनस ऑफ ई नोट बाई आर ओमेगा माइनस ऑफ 2। दैट मीन्स Q इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, 2 ई नोट बाई आर ओमेगा। और ये किसके लिए आया, ये हमारा आया AC के लिए चार्ज, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें DC के लिए करना है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट EM be the value of DC which would generate same amount of charge। तो यहाँ पर हम Q अगर DC की बात करें तो क्या लिखेंगे, EM बाई R इंटू टाइम पीरियड कितना, T बाई 2। इसको ले दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर क्या करना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग AC और DC दोनों चार्जेस इक्वल होने चाहिए। तो क्या कर देंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करते हैं तो Q AC इज इक्वल्स टू Q DC हमारा होना चाहिए। अभी दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो देखो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ये हमारा हो जाएगा EM बाई R T बाई 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई नोट बाई आर ओमेगा, ठीक है। R से R हमारा कैंसिल, EM T बाई 2 ट्वाइस ऑफ ई नोट, ओमेगा को अगेन हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी, तो टी ऊपर चला गया, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो EM इज इक्वल्स टू हमें कितना मिला, ट्वाइस ऑफ ई नोट बाई पाई, ये हमारा क्या आ गया, मीन EMF। और अगर हम इसको न्यूमेरिकली सोल्व करते हैं तो EM इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई नोट अपॉन 3.14। दैट मीन्स जब हम इसको कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो है वो हमें कितनी मिलेगी, 0.637 ई नोट। ये हमारा हो गया मीन और एवरेज EMF, ठीक है। तो जैसे हमने करंट के लिए निकाला वैसे हमने किसके लिए निकाल लिया, EMF के लिए। तो दोनों बिल्कुल सेम है।